अब हम फोकस करेंगे फेरस मेटल्स पर, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। सबसे पहले आयरन ओर को समझते हैं, क्योंकि बिना स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। देखो, आयरन ओर की क्वालिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है उसमें आयरन कंटेंट की परसेंटेज पर, और ये एक जियोलॉजिकल हायरार्की फॉलो करता है। सबसे टॉप पर आता है मैग्नेटाइट, जिसमें अप्रॉक्स 72% आयरन कंटेंट होता है। इसका नाम मैग्नेटाइट इसलिए है क्योंकि इसमें नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी वैल्यूएबल है। लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओर हेमेटाइट है। हालांकि इसमें आयरन कंटेंट थोड़ा कम, अराउंड 65% होता है, लेकिन ये अबंडेंस में मिलता है और इसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे जाते हैं, लिमनाइट और साइडराइट आते हैं, जहां आयरन कंटेंट घट के 35 to 50% रह जाता है और इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं। समझ आया? ये इम्प्योरिटीज प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देती हैं। अब जरा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखो। आयरन ओर के मेजर रिजर्व्स हमेशा पुराने शील्ड रीजन्स में मिलते हैं, जैसे कनेडियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड या इंडिया में ओडिशा झारखंड बेल्ट। ये रीजन्स जियोलॉजिकली स्टेबल हैं और एंशिएंट रॉक से बने हैं, जहां बिलियंस ऑफ ईयर्स से आयरन कॉन्सेंट्रेट हुआ है। लेकिन सिर्फ आयरन ओर निकालना काफी नहीं है। आयरन ओर से स्टील बनाने के लिए हमें एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए, मैंगनीज। मैंगनीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्टील मेकिंग प्रोसेस में एक क्लेंजर का काम करता है। जब आयरन को स्मेल्ट करते हैं तो मैंगनीज इंप्योरिटीज को रिमूव करता है और स्टील को क्रैकिंग से बचाता है। 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। अगर मैंगनीज नहीं होगा तो स्टील ब्रिटल होगा और टूट जाएगा। इसके अलावा क्रोमाइट का रोल भी समझो। क्रोमाइट प्राइमरीली मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसलिए जब हम फेरस मेटल्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ आयरन नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज मिलकर आयरन ओर को यूजेबल स्टील में कन्वर्ट करते हैं। अब हम नॉन फेरस मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली कॉपर और बॉक्साइट पर। यहाँ जियोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स है। सबसे पहले कॉपर को देखते हैं। कॉपर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का बैकबोन है। कॉपर अक्सर पोरफायरी डिपॉजिट्स में मिलता है। अब ये टर्म पोरफायरी ध्यान से सुनो। ये लार्ज स्केल डिपॉजिट्स होते हैं जो इग्नियस रॉक्स में फॉर्म होते हैं। हालांकि इनमें कॉपर का ग्रेड लो होता है, मतलब पत्थर में कॉपर की मात्रा कम होती है, लेकिन ये डिपॉजिट साइज में इतनी ह्यूज होते हैं कि इन्हें माइन करना इकोनॉमिकली वायबल होता है। एग्जाम्पल के लिए चिले का चुक्विकामाटा माइन या यूएसए की यूका माइंस। ये ओपन पिट माइंस होती हैं जहां ह्यूज क्वांटिटीज में अर्थ मूव की जाती है। दूसरी तरफ बॉक्साइट की फॉर्मेशन बिल्कुल अलग प्रोसेस से होती है, जिसे हम लैटराइजेशन कहते हैं। लैटराइजेशन एक वेदरिंग प्रोसेस है जो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जहां हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर हो। जब लगातार बारिश होती है तो रॉक में मौजूद सिलिका, जो पानी में घुल सकता है, वो लीच होकर नीचे चला जाता है, लीचिंग। पीछे जो रेजिडुअल मटेरियल बचता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिच होता है, जिसे हम बॉक्साइट कहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि बॉक्साइट के मेजर रिजर्व्स ट्रॉपिकल बेल्ट में हैं, जैसे गिनी, जमैका और इंडिया में ओडिशा। बॉक्साइट खुद मेटल नहीं है, ये ओर है। इससे पहले एल्यूमिना व्हाइट पाउडर निकाला जाता है बेयर प्रोसेस के थ्रू, और फिर हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके स्मेल्टिंग की जाती है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से, ताकि एल्यूमिनियम मेटल मिले। क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में मैसिव इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसलिए एल्यूमिनियम को कभी-कभी पैकेज्ड इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। बेस मेटल्स में लेड और जिंक अक्सर सेडिमेंट्री रॉक्स में एक साथ मिलते हैं, को-अकर। इसलिए इन्हें ट्विन मिनरल्स भी कहते हैं। लेड मेनली बैटरीज में यूज होता है और जिंक का यूज गैल्वेनाइजेशन में होता है, ताकि आयरन को जंग या रस्ट लगने से बचाया जा सके। ये समझना जरूरी है कि मेटल्स का जियोलॉजिकल ओरिजिन, इग्नियस फॉर कॉपर, सरफेस वेदरिंग फॉर बॉक्साइट, उनके एक्सट्रैक्शन मेथड और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करता है। प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, पीजीएम्स, सिर्फ उनकी वैल्यू के लिए नहीं, बल्कि उनकी यूनिक जियोलॉजिकल अकरेंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए पढ़ना जरूरी है। गोल्ड 2 मेजर फॉर्म्स में मिलता है, लोड डिपॉजिट्स और प्लेसर डिपॉजिट्स।
लोड डिपॉजिट्स वो है जहां गोल्ड क्वार्ट्ज वेन्स के अंदर रॉक के बीच में फंसा होता है, जिसे निकालने के लिए डीप शाफ्ट माइनिंग करनी पड़ती है, जैसे साउथ अफ्रीका के विट वाटर्स रैन बेसिन में। ये माइनिंग बहुत एक्सपेंसिव और टेक्निकली डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमें सीधा जमीन के नीचे किलोमीटर्स तक जाना पड़ता है। दूसरी तरफ प्लेसा डिपॉजिट्स तब बनते हैं जब नेचर खुद माइनिंग का काम करती है। सिंपल है, हवा और पानी रॉक्स को इरोड करते हैं और गोल्ड पार्टिकल्स नदियों के साथ बहकर रेत यानी सैंड में जमा हो जाते हैं, जैसे यूकॉन या अमेज़न रिवर बेड्स में। यहाँ से गोल्ड निकालना रिलेटिवली आसान होता है पैनिंग मेथड से। लेकिन आजकल फोकस शिफ्ट हो रहा है प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स पीजीएम्स पर, जिसमें प्लैटिनम और पलेडियम शामिल हैं। इनकी वैल्यू सिर्फ ज्वेलरी में नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्रिटिकल है। गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगते हैं। इन कन्वर्टर्स के अंदर प्लैटिनम या पलेडियम का यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पर। जब इंजन से हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती हैं, तो ये मेटल्स उन्हें केमिकल रिएक्शन के थ्रू लेस हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में बदल देते हैं। बिना इन मेटल्स के हम एमिशन स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर सकते। यही वजह है कि पीजीएम्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं। इसकी सप्लाई चेन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। दुनिया का लगभग 80% रिजर्व्स साउथ अफ्रीका के बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स और रशिया के नोरिल्स्क रीजन में है। ये जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। अगर इन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी आई तो ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री रुक सकती है। सिल्वर, जो अक्सर लेड और जिंक माइनिंग का बाई प्रोडक्ट होता है, उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोवोल्टाइक्स में, यानी सोलर पैनल्स में। तो प्रेशियस मेटल्स अब सिर्फ वेल्थ का सिंबल नहीं, बल्कि क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्रूशियल इनेबलर्स बन गए हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REEs आज की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बज़वर्ड है। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। ये एलिमेंट्स रेयर या दुर्लभ नहीं हैं। इनका नाम रेयर अर्थ इसलिए पड़ा क्योंकि ये नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि लो कॉन्सेंट्रेशन में डिस्पर्स्ड होते हैं। इमेजिन करो एक कुकी जिसमें चोको चिप्स बहुत छोटे हैं और पूरे आटे में फैले हुए हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंटली बहुत डैमेजिंग भी है। पीरियोडिक टेबल में ये 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है, जिसे हम लाइट REEs और हैवी REEs में डिवाइड करते हैं। लाइट REEs जैसे नियोडाइमियम मैग्नेट्स और बैटरीज के लिए ज़रूरी हैं, जो विंड टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर देते हैं। हैवी REEs जैसे डिस्प्रोजियम डिफेंस इक्विपमेंट और लेजर्स में यूज होते हैं, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्केर्स हैं। अब क्रिटिकल इशू ये है कि चाइना इस पूरी सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है। सोचो जरा, चाइना दुनिया की माइनिंग का 60% कंट्रोल करता है, लेकिन प्रोसेसिंग का 85% कंट्रोल करता है। माइनिंग तो कहीं भी हो सकती है, जैसे USA के माउंटेन पास या ऑस्ट्रेलिया के माउंट वेल्ड में, लेकिन प्रोसेसिंग यानी मिट्टी से ऑक्साइड्स को अलग करना एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक प्रोसेस है, जिसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट और केमिकल स्लज निकलता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने हिस्टोरिकली इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स की वजह से प्रोसेसिंग आउटसोर्स कर दी थी, जिसका फायदा उठाकर चाइना ने मोनोपोली बना ली। इससे मिडस्ट्रीम चोक पॉइंट क्रिएट हो गया है। आज अगर हमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चाहिए, और उसके लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। ये स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। इसी वजह से अब दुनिया भर में नए रिजर्व्स ढूंढे जा रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड में क्वेनिसेल्ट, ताकि चाइना की मोनोपोली को तोड़कर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा सके। ये समझना जरूरी है कि रॉ मटेरियल होना काफ़ी नहीं है, उसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना ही असली पावर है। एनर्जी ट्रांजिशन के कॉन्टेक्स्ट में 3 मेटल्स लिथियम, कोबाल्ट और निकल को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। ये तीनों लिथियम आयन बैटरीज के कोर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसकी सप्लाई चेन में 2 मेन सोर्सेज हैं, ब्राइन यानी खारा पानी और हार्ड रॉक। साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल है, चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना। यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड पर नमक के मैदान यानी सलार्स हैं। प्रोसेस सिंपल लेकिन स्लो है। जमीन से ब्राइन पंप करो और सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट होने दो। इसमें 12 से 18 महीने लगते हैं कॉन्सेंट्रेट बनने में। कॉस्ट कम है, लेकिन पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जो लोकल इकोसिस्टम को हार्म करता है।
दूसरा सोर्स है ऑस्ट्रेलिया का हार्ड रॉक यानी स्पॉड्यूमेन माइनिंग। ये ट्रेडिशनल माइनिंग जैसा है, जल्दी होता है लेकिन महंगा है और एनर्जी इंटेंसिव है। डिफरेंस क्लियर है? ब्राइन स्लो और चीप है, रॉक फास्ट और एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट क्रिटिकल मेटल है कोबाल्ट। बैटरी को स्टेबलाइज करने और आग लगने से बचाने के लिए कोबाल्ट ज़रूरी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सप्लाई रिस्क है। दुनिया का 70% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी से आता है, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चाइल्ड लेबर यानी आर्टिजनल माइनिंग के इश्यूज हैं। इसलिए कार कंपनीज अब ऐसी बैटरीज डेवलप कर रही हैं जिसमें कोबाल्ट कम या ना के बराबर हो। तीसरा मेटल है निकल, जो बैटरी की एनर्जी डेंसिटी बढ़ाता है, यानी गाड़ी कितनी दूर चलेगी एक चार्ज पर। निकल इंडोनेशिया यानी लैटेराइट सॉइल और रशिया यानी सल्फाइड ओर से आता है। इंडोनेशिया ने हाल ही में रॉ निकल एक्सपोर्ट बैन कर दिया ताकि कंपनीज वहां फैक्ट्री लगाएं। फाइनली ग्रेफाइट, जो बैटरी का एनोड यानी नेगेटिव साइड बनाता है, उसमें भी चाइना की डोमिनेंस है। ये पूरा मैट्रिक्स लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल वेब बनाता है जहां हर मेटल के साथ एक अलग रिस्क जुड़ा हुआ है। लिथियम के साथ डिमांड वॉलेटिलिटी, कोबाल्ट के साथ एथिकल इश्यूज और निकल के साथ रिसोर्स नेशनलिज्म। अब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, जो शायद ग्लैमरस नहीं लगते लेकिन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। पहले इंडस्ट्रियल मिनरल्स देखते हैं। माइका एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है। ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है लेकिन हीट को हैंडल कर सकता है। इसलिए हर इलेक्ट्रिक आयन, टोस्टर और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में माइका यूज होता है। इंडिया हिस्टोरिकली माइका प्रोडक्शन में लीडर रहा है, स्पेसिफिकली झारखंड का कोडरमा गया बेल्ट और आंध्रा का नेल्लौर बेल्ट। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा पिलर है। ये सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। जब लाइमस्टोन को क्ले के साथ किल्न में जलाया जाता है तो क्लिंकर बनता है, जो सीमेंट का बेस है। लाइमस्टोन आयन स्मेल्टिंग में भी फ्लक्स का काम करता है, यानी कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। क्योंकि लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे इंडिया में विंध्यन रेंज में। अब फोकस शिफ्ट करो एग्रो इंडस्ट्रियल मिनरल्स पर, जो हमारी फूड सिक्योरिटी से जुड़े हैं। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए: नाइट्रोजन N, फॉस्फेट P और पोटैश K। नाइट्रोजन लीफ ग्रोथ के लिए है, ग्रीननेस के लिए, फॉस्फेट रूट्स और सीड्स के एनर्जी ट्रांसफर के लिए है और पोटैश प्लांट की इम्यूनिटी और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए है। नाइट्रोजन तो हम हवा से लेकर यूरिया बना लेते हैं, लेकिन फॉस्फेट और पोटैश माइंड मिनरल्स हैं। यहाँ एक मैसिव जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस है। दुनिया का 70% फॉस्फेट रिजर्व्स सिर्फ मोरक्को वेस्टर्न सहारा में है। जैसे ओपेक ऑयल कंट्रोल करता है, वैसे मोरक्को फॉस्फेट कंट्रोल करता है। इसे फॉस्फेट सुपर पावर कह सकते हैं। पोटैश के रिजर्व्स कनाडा, रशिया और बेलारूस में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, तो फर्टिलाइजर सप्लाई डिसरप्ट होती है और दुनिया भर में फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ग्राफ क्लियरली दिखाता है कि जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे ही फर्टिलाइजर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बिना इन मिनरल्स के हम अपनी बिलियंस की पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकते। इसलिए एनपीके सिर्फ खेती का इशू नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। जब किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो देश अमीर होगा, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। इसे रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है डच डिजीज। कॉन्सेप्ट समझो। इमेजिन करो एक देश में अचानक ऑयल या मिनरल्स मिल गए। वो देश खूब एक्सपोर्ट करता है और बदले में बहुत सारा फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स देश में आता है। इससे उस देश की लोकल करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, यानी अप्रिसिएशन। जब करेंसी महंगी हो जाती है तो उस देश के दूसरे एक्सपोर्ट्स जैसे एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देशों के लिए महंगे हो जाते हैं और बिकना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म होने लगता है, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और पूरा देश सिर्फ उस एक रिसोर्स पर डिपेंड हो जाता है। जब रिसोर्स के दाम गिरते हैं, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। दूसरा एस्पेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो आर्म्ड ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं और उन्हें बेचकर हथियार खरीदते हैं, जैसे डीआरसी में ब्लड डायमंड्स या कोल्टान। इसको रोकने के लिए किम्बरले प्रोसेस जैसे सर्टिफिकेशंस लाए गए हैं। आज की दुनिया में सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए फ्री मार्केट से शिफ्ट होकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस किया जा रहा है। कंट्रीज अब जस्ट इन टाइम एफिशिएंसी की जगह जस्ट इन केस रेजिलियंस देख रही हैं। इसमें 3 स्ट्रैटेजीज हैं।
पहला, स्टॉक पाइलिंग, जैसे यूएसए और इंडिया पेट्रोलियम और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का रिजर्व बना रहे हैं। दूसरा, फ्रेंड शोरिंग, सप्लाई चेन्स को दुश्मन देशों यानी हॉस्टाइल मोनोपोली से हटाकर फ्रेंडली नेशंस में शिफ्ट करना, जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और तीसरा, सर्कुलर इकोनॉमी या अर्बन माइनिंग, यानी पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ई वेस्ट से मेटल्स को रिसाइकिल करना। ये इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने का सबसे सस्टेनेबल तरीका है। अब सप्लाई चेन का मॉडल एफिशिएंसी से हटकर रेजिलियंस पर बेस्ड है, ताकि फ्यूचर शॉक्स को अब्सॉर्ब किया जा सके। आखिर में हमें माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और रिहैबिलिटेशन को रिगरसली समझना होगा। माइनिंग धरती पर परमानेंट स्कार्स छोड़ती है। ओपन कास्ट माइनिंग में वेजिटेशन क्लियर की जाती है, जिससे डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन होता है। लेकिन सबसे खतरनाक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है एसिड माइन ड्रेनेज, AMD। ये प्रोसेस ध्यान से सुनना। जब हम जमीन खोदते हैं तो सल्फाइड मिनरल्स जैसे पायराइट या फूल्स गोल्ड, जो करोड़ों सालों से धरती के नीचे दबे थे, वो हवा यानी ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आ जाते हैं। पायराइट ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड पानी में घुलकर आसपास के ग्राउंड वाटर और रिवर्स को जहरीला बना देता है, हैवी मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है और pH लेवल गिरा देता है। ये पानी एक्वेटिक लाइफ को मार देता है और पीने लायक नहीं रहता। इसके अलावा टेलिंग्स यानी वेस्ट स्लज को डैम्स में स्टोर किया जाता है, जो अगर टूट जाएं, जैसे ब्राजील में ब्रूमेडिनियो डिजास्टर, तो कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन होता है। इन इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए अब सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसीज आ गई हैं। पल्यूटर पेज प्रिंसिपल के तहत माइनिंग कंपनी को ही डैमेज की कॉस्ट उठानी पड़ती है। माइनिंग शुरू करने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी है। रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस अब साइंटिफिक है, सिर्फ गड्ढा भरना नहीं है। इसे रिक्लेमेशन कहते हैं। इसमें पहले टॉप सॉइल को वापस लगाया जाता है, फिर लैंड को रिकॉन्टूर किया जाता है ताकि नेचुरल ड्रेनेज वापस आ सके। फाइटो रेमेडिएशन जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं, जहां स्पेसिफिक प्लांट्स लगाए जाते हैं जो मिट्टी से टॉक्सिन्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। गोल ये है कि माइन क्लोजर के बाद उस जमीन को प्रोडक्टिव बनाया जा सके, चाहे वहां सोलर पार्क लगाया जाए, रिक्रिएशनल लेक बनाई जाए या वापस फॉरेस्ट उगाया जाए। इकोलॉजिकल वैल्यू जो माइनिंग के दौरान गिर गई थी, उसे वापस फेज वाइज रिस्टोर किया जाता है ताकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकें।